ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो इस एलिप्स में कुछ डिफाइंड नहीं किया गया कि एक्स एक्सिस के साथ है या वाई एक्सिस के साथ है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं डिफाइन किया गया। तो आपकी मर्जी है, कोई भी एलिप्स ले सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादा बेहतर रहता है कि हम एलिप्स किसके अलोंग लें, एक्स एक्सिस के अलोंग ही लें, है ना। तो मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, ये हमने एलिप्स बना दिया। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, तो हमारा एलिप्स बन के आ गया कुछ ऐसा। ठीक है, अब मैं रफ फिगर की कोशिश करूंगा बनाऊं जो कि तुम लोग भी देखो। ये ऐसे हमने एलिप्स बना दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब एलिप्स के बेटा एंड पॉइंट्स क्या होंगे? ये वाला हमारे पास a,0 जिन्हें हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, क्लियर है ना, और -a,0, लेकिन इन्हें वर्टेक्स नहीं बोलते, क्लियर है ना। 0b और 0-b, ठीक है ना। अब बेटा एलिप्स का अगर एरिया आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया था, ए और बी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे नंबर, लेकिन कौन से नंबर हैं वो पता नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा यहां पर कि भाई मुझे इस एलिप्स में से इतने पोर्शन की जरूरत है जहां पर कोई दो एंड मिल रहे हों, जहां पर दो एंड मिल रहे हों, और एक्सिस जो है वो सपोर्ट में होनी चाहिए। ज्यादातर हमेशा क्वेश्चन को अबव दी एक्स एक्सिस रखना चाहिए। कहां रखना चाहिए? अबव दी एक्स एक्सिस। अभी बिलो दी एक्स एक्सिस के बारे में हमने कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया है, ठीक है ना। जब डिस्कस कर लेंगे तब बताऊंगा, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि अबव दी एक्स एक्सिस से ही काम चल जाएगा तो अबव दी एक्स एक्सिस ही लेना है। अब मैं देखूं तो एक एंड ये है और एक एंड ये है, दोनों की लिमिट है मेरे पास, यानी इन्हें मैं ले सकता हूं। हाँ ठीक है, एक मिनट, ये दोनों मैं ले सकता हूं। इसके अलावा क्या और कोई स्मॉल पार्ट है जो ये काम कर सकता है? तो वो ये रहा, जैसे ए और बी ले लूं, ठीक है ना। क्या करना है, जो भी स्केच बने उसका कुछ पोर्शन अगर आपके पास ऐसा मिल रहा है जिसपे कि भाई लिमिट मिल जाए, एंड पॉइंट, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट मिल जाए, तो समझ जाओ उतने आर्क से काम हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हुआ? तो यहां अगर मैं सिर्फ आर्क ए बी का एरिया निकाल दूं, किसके साथ, एक्स या वाई एक्सिस एज अ बाउंड्री मान करके, तो आप पूरे एलिप्स का एरिया निकाल सकते हो। क्योंकि अगर मैं यहां से बाउंड्री ड्रॉ करता हूं, ध्यान देना बच्चों, बाउंड्री ड्रॉ करता हूं, मैंने क्या बताया था, जो दो एंड आप डिसाइड कर लो उससे आप परपेंडिकुलर बनाओ ऑन एक्स एक्सिस। एक ये बना दिया और दूसरा एंड ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है। परपेंडिकुलर क्यों बनाते हैं? एक तो हमें क्लोज बाउंड्री मिल जाए और दूसरा हमें लिमिट मिल जाए, ठीक है ना। तो लिमिट क्या मिल गई हमें, 0-0, ये वाली लिमिट मिल गई, ठीक है। इस पॉइंट को ओ हमने नाम दिया ही हुआ है, और इसकी लिमिट आपको मिल गई a0। अब इसके बीच में मुझे एरिया पे आना है कि भाई कौन सा एरिया आप निकाल रहे हो, पेपर में भी शेड करना होगा। तो क्या हुआ कि ये दो क्लोज बाउंड्री हो गई, ठीक है, ये दो क्या हो गई, क्लोज बाउंड्री हो गई, ये और ये, सही है, और ये आर्क हो गई। एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, अंडर दी कर्व का मतलब इस बाउंड्री के बीच में कर्व से एक्स की तरफ की शेडिंग, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपने बाउंड्री ली है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं एरिया अंडर दी कर्व। ये देखो, ये आपने कर दिया, यानी अगर मैं इस पार्ट का एरिया निकाल लूं ABOA और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरा एलिप्स मिल जाएगा। समझ गए? तो एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स फोर इंटू एरिया ऑफ ABOA। क्या सही है बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? अब एरिया अगर मुझे निकालना है
तो मैं जाऊंगा इंटीग्रेशन की तरफ और लिमिट को सोचना शुरू करूंगा। तो जो मैंने आर्क डिसाइड की है उसके जो बाउंड्रीज हैं उसके लिए मुझे लिमिट चाहिए। तो लिमिट क्या होगी, हमेशा क्या होते हैं, एक्स एक्सिस है तो एक्स के कोऑर्डिनेट। वैसे भी क्लियर, ये 0 to 0 जाएगा नहीं, ध्यान रखो। एक्स पे वेरिएबल dx, लिमिट एक्स की वैल्यूज, तो लिमिट हो गई 0 to a और क्या लिखोगे, y dx। तो 4 एज इट इज 0 to a, कन्वर्ट ऑल y इन टर्म्स ऑफ x, कन्वर्ट ऑल y इन टर्म्स ऑफ x। तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो अगर मैं यहां कन्वर्ट करना चाहूं तो ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट अबाउट वाई, बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सही है, कन्वर्ट हो गया सारा। जब कन्वर्ट हो गया तो ये वैल्यूज लाओ और इधर रख दो। ये हो गया हमारे पास b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सबको क्लियर है बात बेटा? हाँ जी, क्यों कन्वर्ट करते हैं, सबको क्लियर है ये बात? क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन सा है, dx है, तो वेरिएबल किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए। तो कन्वर्ट ऑल y इन टर्म्स ऑफ x। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला रूट क्वाड्रेटिक वाला 1 अपॉन 2x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट फ्रॉम 0 to a। 1/2 को बेटा बाहर किया, 2 2 द 4 कितना बन गया, 2b अपॉन a हो गया। अब अपर लिमिट डाल दो a, यानी a रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी a अपॉन a। और बाकी जब माइनस करोगे तो लोअर लिमिट तो सारी 0 हो गई, समझ गए ना, 0 0 एंड 0, ठीक है ना। बढ़े आगे, अब ये पूरा 0 हो गया, ये आ गया 2b अपॉन a, अंदर रह गया बच्चों a स्क्वायर, इसको कट किया साइन इनवर्स 1 हो गया, डायरेक्ट कर दूं साइन इनवर्स 1, π/2, 2 एंड 2 कैंसिल आउट। अब आंसर a एंड a कैंसिल आउट, हमारा आंसर कितना आ गया, ए बी पाई स्क्वायर यूनिट्स। चेक करना बेटा, सही है, ठीक है ना, एलिप्स क्लियर हो गया। बस इसने इतने ही दिए हैं, लेकिन थोड़े से और मैं क्वेश्चन करता हूं, आपको समझाता हूं बातें, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन, हाँ एक आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, पहले इसको करते हैं फिर नोट करना, फिर और बातें समझाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, हाँ एक्सरसाइज का 8.1। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सेस, ध्यान से एक्सेस समझना, कौन सी बोली है इसने, y एक्सेस एंड y इज इक्वल टू 3। ये 3 बातें इसने बोली हैं। तो जैसे बेटा हमने कर्व को देखा, आपको पता चल गया कौन सा कर्व है ये, बताओ, पैराबोला। ओपन किधर की साइड होगा, राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है ना। तो हम इस पैराबोला को पहले बना लेते हैं, ये हमारा पैराबोला बन के आ गया, सही है, क्लियर है, ये आ गया पैराबोला। अब जब भी बेटा लाइन कुछ इस तरीके से दी जाए, ये वाली देखो, जैसे y इज इक्वल टू 3, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालने। अभी मैं एक क्वेश्चन और लूंगा, तब तुम लोगों को ये बात और अच्छे से क्लियर होगी। अभी समझ लो, अभी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट स्केच बनाना है, अभी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट स्केच बनाना है। फिर कह रहा है बेटा y इज इक्वल टू 3,
तो 3 कहीं पर भी y पे पॉइंट होगा। और अगर आप एक y की लाइन बनाएंगे तो कौन सी बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू 3 और ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हमेशा क्वेश्चन करते हुए, अगर वो सिंगल कर्व है तो ठीक है, कर्व एंड लाइन है तो हमेशा ऐसे इक्वेशन लिख लो, आपको फायदा होगा। ठीक है ना, लिख लिया हमने। अब देखो एरिया बाउंड करने को वो कैसे बोलता है, इस पे ध्यान दो पहले ध्यान से। क्या बोलता है कि आपको एरिया निकालना है जो ये कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, उस रीजन के लिए आता हो, y एक्सिस आती हो और y इज इक्वल टू 3 आती हो। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों एज अ बाउंड्री होनी चाहिए, मतलब इन्हीं बाउंड्री के बीच में एरिया होना चाहिए। समझ गए। अब एरिया अंडर दी कर्व की बात नहीं हो रही है, एक सिंगल कर्व नहीं है कि पैराबोला है आप बताओ जी क्या एरिया होगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। जैसे पहले में किया सर्कल है जी क्या एरिया है, तो आपने एक्सिस का इस्तेमाल कर लिया, दूसरे में ऐसे यूज कर लिया। अभी क्या बोल रहा है कि आपको 3 कंडीशन दी गई कि भाई एक ये और एक ये, तीनों मिल करके कौन सा एरिया बाउंड करते हैं। इसका मतलब तीनों एज अ बाउंड्री होनी चाहिए। सही है। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अगर आपसे कहता है तीनों मिलकर के कौन सा एरिया बाउंड करते हैं, तो वो ये ट्राइंगल होगी, अंदर वाला जो एरिया है कि भाई तीनों की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। समझ गए ना। तो ये है एरिया बाउंडेड बाय दी कर्व्स। ठीक है ना। अब आपको एरिया दिख गया होगा मुझे लगता है सबको, कौन सा एरिया है, ये रहा, ये देखो, यही तो रहेगा। देखो इसमें y एक्सिस भी आ रही है, y इज इक्वल टू 3 भी आ रहा है और ये कर्व भी आ रहा है। ठीक है ना, ये एरिया हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर लाइन y इज इक्वल टू समथिंग गिवन हो तो हमेशा ध्यान रखो बेटा कि आपको जो सिमेट्री लेनी है या जो लिमिट लेनी है वो हमेशा आपको लेनी है y एक्सिस पर। अगर y इज इक्वल टू समथिंग हो तो y एक्सिस और x इज इक्वल टू समथिंग लाइन हो तो x एक्सिस। समझ जाओ कि परपेंडिकुलर जिस पर है वही आपकी एक्सिस है। सही है ना। अब कैसे पहचाना ये परपेंडिकुलर है, अब इसको समझ लेते हैं। अब जो आपने एरिया बाउंड किया, जो आपके पास एरिया है, आप उसके सारे के सारे वो पॉइंट ढूंढो जहां पर कोऑर्डिनेट बनते हो, यानी वर्टेक्स ढूंढो। एक वर्टेक्स बच्चों ये हो गई, ध्यान दो, एक वर्टेक्स ये हो गई, एक वर्टेक्स ये हो गई, ये देखो। समझ गए। जो एरिया आप बाउंड कर लो वहां जितने भी कोऑर्डिनेट वाले वर्टेक्स हैं सबको मार्क कर लो कि भाई ये सब वर्टेक्स हैं। ठीक है ना, मिल गया। अब देखो इसमें है, हम सारी बातें समझ जाएंगे, बहुत ध्यान से समझना। अब क्या करना है बेटा, अब आपने जो ये वर्टेक्स है ना सबसे परपेंडिकुलर बनाना है, किधर की तरफ, y की तरफ, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी परपेंडिकुलर बना हुआ है। ठीक है ना, तो इधर से एक परपेंडिकुलर बना दिया, ये देखो। अब यहां परपेंडिकुलर b से बनेगा ही नहीं, ऑलरेडी कवर हो चुका है b, और b वैसे भी y एक्सिस पर है। यहां से परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, ऑलरेडी किस पे है, y एक्सिस पर है ना। अब आप कैसे मूव करोगे, ओरिजिन से b की तरफ मूव करोगे, ऐसे ही चलोगे, ओरिजिन से b की तरफ चलोगे, यानी ये हो गया आपका 0 0। ये वाला कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है क्या होगा, 0,3 होगा। किस पे चलना है, y एक्सिस सपोर्टिंग बाउंड्री हो गई, और हमें चलना है 0 से 3। कैसे चलना है, 0 से 3 चलना है। और अब देखो 0 से 3 चल रहे हो तो जो y इज इक्वल टू 3 लाइन है वो तो एज अ परपेंडिकुलर है, बाउंड्री है, उसका कोई काम नहीं, वो बस लिमिट का काम कर रही है। ओरिजिन भी सिर्फ लिमिट का ही काम कर रहा है। इसका मतलब इस रेंज में एरिया ले कौन रहा है, कर्व का एरिया है। हमेशा ये देखना चाहिए कि जो ये दो बाउंड्रीज आ चुकी हैं, जैसे ये दो बाउंड्रीज आ जाएंगी, आपको ये देखना है कि इसके ऊपर क्या है। जैसे मान लो ऐसे चल रहे हो, जो ये छत है, ये छत के नीचे का एरिया बस आपको समझना है, और ये सब एज अ सपोर्टिंग बाउंड्री रहती हैं कि बस लिमिट का काम करती हैं और एक इनक्लोज रीजन बनाती हैं। ठीक है ना, समझ गए, क्लियर हुआ। तो आपको ये देखना है, भाई मैं ऐसे चल रहा हूं, मुझे देखना इधर है, तो मैंने देखा तो मुझे क्या मिल रहा है, ये पैराबोला मिल रहा है, यानी इसी की इक्वेशन एरिया में काम आएगी। ठीक है।
अब मुझे चाहिए रिक्वायर्ड एरिया, या आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी ओ ए, याद है ऐसे नेमिंग करते हैं, ए बी ओ ए। अब लिमिट आप क्या गए, 0 से 3 गए, लेकिन एक्स डी वाई, वेरी गुड, यहां पे चेंज किस में हो रहा है, वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा कौन सा बना, डेल्टा वाई बना, यानी डी वाई बना। अगर वाई को सपोर्ट लेते हो तो एक्स डी वाई, और एक्स को सपोर्ट लेते हो तो वाई डी एक्स। क्यों हुआ समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, पहली क्लास में बताया था छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर देते हैं। अब लेंथ एक्स हो जाएगी, विड्थ डी वाई हो जाएगी, तो एक्स इंटू डी वाई हो गया। ठीक है, चलें आगे। आज बुकलेट लाए हो आप लोग, क्योंकि ना मैं एक क्वेश्चन करूंगा अभी उसमें से, तब मैं आगे पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है ना। नहीं हो तो फिर मैं निकालूं बुकलेट। तो अब मुझे बेटा एरिया निकालना है, तो मैंने कहा 0 से 3, x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या बन गया, y² अपॉन 4 dy, यही बनेगा ना, y²/4। अब कितना आ गया, 1/4 ले लो बाहर, y³ लिमिट फ्रॉम 0 to 3, 1/12 अपर लिमिट 3³ माइनस 0³ कितना आ गया बच्चों, 27/12, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 स्क्वायर यूनिट्स। चेक करिए आंसर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्वेश्चन में, क्लियर है सबको, ठीक है ना। पेज नंबर 298 आओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड गिवन लाइंस। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x², x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सेस, देख लो पहले ये ध्यान से, ये मिसलेनियस पे हम आ चुके हैं। y इज इक्वल टू x², x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सेस। तो बच्चों इसमें भी लाइन डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन अगर हो तो हमें कुछ वर्किंग नहीं करनी, हम सीधे स्केच बना सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ वर्किंग करनी होगी अभी समझेंगे उस बात को। अब अगर मुझे इसका स्केच बनाना हो तो सबसे पहला जो कर्व है वो इक्वेशन बता सकते हो किसकी है, पैराबोला। कौन सा पैराबोला बच्चों, अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, तो हमने बना लिया जी पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस पे ये पैराबोला बन गया। अब अगला कहता है बेटा x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन कैसी होगी, कुछ ये होगी, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, x इज इक्वल टू 2 कहीं आगे होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पैराबोला को ना काटे, हो सकता है ऐसा, है ना, y इज इक्वल टू x², क्योंकि पैराबोला कैसे होता है, ऐसे फैलता चला जाता है, चाहे जितना भी वो कट करेगा ही करेगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ये फायदा होता है, ठीक है ना। अब कहता है भाई एरिया देखो, एरिया कौन कौन सा है, दोनों लाइनें होनी चाहिए, पैराबोला होना चाहिए और एक्स एक्सिस होनी चाहिए। क्या सबने ऑब्जर्व कर लिया, एरिया मिल गया, ठीक है ना। तो वो एरिया कौन सा है, ये वाला, यही है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस ये आ जाना चाहिए, आप लोग एरिया ऑब्जर्व कर पाओ जल्दी, क्लियर हो गया, यही एरिया है। अच्छा, अब ये दोनों क्या रोल प्ले कर रही हैं, एज अ बाउंड्री। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का हमेशा काम होगा कि वो बाउंड्री का रोल प्ले करेंगी। अब सारे वर्टेक्स ढूंढ लो, एक वर्टेक्स पॉइंट ये है, एक वर्टेक्स पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। क्या समझ में आ रहा है सबको, 4 वर्टेक्स पॉइंट है, वहां वर्टेक्स बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने क्या बताया, हर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनाना है, यानी ए से परपेंडिकुलर बनेगा, बी से बनेगा, सी से बनेगा और डी से बनेगा। अगर ए से परपेंडिकुलर बनाऊं तो एक्स एक्सिस पे आ गया, उसने बी भी कवर कर लिया, बी ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है। फिर बेटा डी से बनाऊं तो सी भी कवर हो गया। ये भी बहुत ही इनिशियल चल रहा है, डायरेक्ट ऐसे समझ जाओगे तुम लोग आगे चल के, तो अभी तो बता रहा हूं कि कोई और जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी बातें याद रहें।
तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 0, ये हो गया ना कोऑर्डिनेट। सही है। मान लो ए के कोऑर्डिनेट बताने हो तो क्या करोगे, y की वैल्यू पुट कर दो, यानी कितना आ गया, अगर ए के कोऑर्डिनेट बताने तो 2,4 और डी के बताने हो तो 1,1। समझ में आ रहा है ना, वो बाद में देखेंगे। सो ऐसे निकालते हैं। क्लियर। अब मुझे ये एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया अब लिखना छोड़ रहा हूं, वो समझ में आ रहा है, रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या लिखा जाएगा, 1 से पहले तो 2 लिमिट हो जाएगी, एरिया क्या लिखा जाएगा y dx, कन्वर्ट ऑल y इन टर्म्स ऑफ x, कितना आ गया बेटा, आंसर क्या बना x³/3, लिमिट फ्रॉम, और सॉल्व करें तो 8/3 माइनस 1/3, आंसर स्क्वायर यूनिट्स। जरा चेक करो, एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो गया, बहुत एक दो चीजें और समझिए। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ, मतलब इन्होंने इसको ऐसे बताया बहुत आसान है, ये हो गया ये। ठीक है ना, तो है वैसे तो आसान। हाँ किसके, एक आधा है 2 नंबर का, लेकिन ज्यादातर ये 3 नंबर का अब आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा वो कितने नंबर का था फिर वो, अच्छा अच्छा, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, या सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा, कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। अब मान लो एक स्केच आता है, ठीक है ना, जो बिलो दी एक्स एक्सिस रहता है, एक स्केच आता है जो बिलो दी एक्स एक्सिस रहता है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। देखो इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा बिलो थोड़ा एबव ले लेते हैं। मान लो ये एक ऐसा स्केच है इस तरीके से, ठीक है, और मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस स्केच का, ठीक है ना, पूरे का, कि भाई ये कितना एरिया लेता है आपको ये बताना है। जैसे हमने कहा कि भाई हमेशा एबव द एक्स एक्सिस की बात होती है, लेकिन क्या होता है कि जब भी एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एज अ लिमिटिंग एक्सिस होनी चाहिए, यानी एक सपोर्टिंग बाउंड्री रखनी पड़ेगी आपको, तभी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि तभी आपको लिमिट पता चलेगी। ठीक है ना, अब जैसे मान लो एक पॉइंट तो ये हो गया इसका लिमिटिंग पॉइंट, मान लो हमें गिवन हो गया ए, एक लिमिटिंग पॉइंट ये गिवन हो गया बी, और एक ये लिमिटिंग पॉइंट हो गया सी। इसके कोऑर्डिनेट बच्चों सपोज a0 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट b0 हो गए, नहीं नहीं वो ठीक है समझ ले उसको, इसके कोऑर्डिनेट c,0 हो गए। ठीक है ना, ये हमने ले लिया। मुझे एरिया ये वाला चाहिए, ठीक है ना, ये एरिया चाहिए, मतलब यही तो। अब बिलो दी एक्स एक्सिस है तो बिलो वाले एक्स एक्सिस एज अ सपोर्टिंग बाउंड्री, ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए। अगर मैं सीधी सी बात करूं बेटा, तो कर्व तो एक ही है ए से लेकर के सी तक, तो क्या मुझे लिमिट ऐसे लेनी चाहिए ए टू सी, और जो भी इसकी इक्वेशन है, सपोज ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि चाहे वो सेम कर्व हो या डिफरेंट कर्व हो, नहीं, अगर कुछ पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है और कुछ पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस है, तो दोनों के एरिया को सेपरेट निकालना पड़ेगा। जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है वो अलग निकलेगा, और जितना पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस है वो अलग निकलेगा। अब वो एरिया कैसे निकलेगा इसको समझो, ठीक है ना।
तो जब आप जाएंगे बेटा ए से बी, यहीं तक जो है कर्व बिलो दी एक्स एक्सिस है, एक ही साथ बाउंड्री है, सही है, बिलो दी एक्स एक्सिस, क्योंकि कर्व सेम है तो इक्वेशन आपको वही लिखनी है। लेकिन बिलो दी एक्स एक्सिस रहेगा तो हमेशा मॉड लगाना है, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव निकलेगा, ठीक है, और एरिया कांट बी नेगेटिव। अब चक्कर क्या होता है, मान लो ये -2 निकल गया, ये मान लो 5 निकल गया, +5 -2 +3 आ गया, एरिया कांट बी नेगेटिव, जस्टिफाई हो गया, जबकि गलत है। आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अभी समझ में आया? तो इधर मॉड लगाओगे, फिर जाओगे प्लस लिमिट, किधर जाओगे, बी से सी, फिर आपका y dx, यहां मॉड लगाओ या ना लगाओ ऑलवेज पॉजिटिव। अब दोनों सॉल्व कर लेना है और आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर मान लो कुछ पोर्शन कर्व का, अब मान लो हम y एक्सिस को सपोर्टिंग एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या क्या हो सकता है? ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। अब एक कर्व हमने कुछ ऐसा बनाया, ये देखो, सही है, इसका एरिया मुझे निकालना है। अब मैं सपोर्टिंग एक्सिस किसको मानूंगा, वाई एक्सिस को, ठीक है ना। अब वाई एक्सिस के लेफ्ट की तरफ जो ये एरिया है, ये वाला लेफ्ट की तरफ, इस तरफ, उससे मतलब नहीं कि पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, वो वही तो बात है, आपको नेगेटिव एक्सिस नहीं, बिलो दी एक्स एक्सिस समझना है। इतना पोर्शन ए से बी तक बिलो दी एक्स एक्सिस है, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, एबव और बिलो की बात हो रही है। तो एबव दी एक्स एक्सिस रहेगा पॉजिटिव, बिलो दी एक्स एक्सिस रहेगा नेगेटिव, वो चाहे पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो। समझ गए? अगर मान लो ये कर्व ऐसे उल्टा हो जाए, तो इतना पोर्शन पे मुझे चाहिए मॉड, और ये विदाउट मॉड हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो ऐसे हो, ऐसे हो, ये देखो ऐसे हो, अब यहां से यहां तक मॉड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बिलो दी एक्स एक्सिस है तो मॉड चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, कंफ्यूजन नहीं, अभी समझ में आ गया? क्या होना चाहिए, अबव दी एक्स एक्सिस, बिलो दी एक्स एक्सिस। अबव का मतलब -∞ से +∞ तक अबव दी एक्स एक्सिस, और बिलो का मतलब -∞ से +∞ तक बिलो दी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बात है। अब भाई ठीक है भाई रौनक, कोई दिक्कत तो नहीं अभी? अब यहां बात कर लेते हैं। अब ये देखो, ये वाले पोर्शन में अगर मैं इसे वर्टेक्स एज अ नेमिंग कर दूं, तो ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। कोऑर्डिनेट सपोज 0 a, क्योंकि वाई एक्सिस है, 0 a, इधर क्या कोऑर्डिनेट हो गए, 0 b, और इधर मान लो कोऑर्डिनेट हो गए 0, c। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर निकालूं तो क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं तो हम जाएंगे पहले 0 से, सॉरी ए से बी, ए से बी एक्स डी वाई, तो किस में आ जाएगा ये, मॉड में, क्योंकि इतना पोर्शन किधर है, लेफ्ट साइड पर है, प्लस बी से सी जाए बेटा एक्स डी वाई, मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। पूरा कर्व हम ले नहीं सकते, क्योंकि कुछ दोनों एक ही तरफ नहीं है, कुछ पोर्शन लेफ्ट पे है और कुछ पोर्शन राइट पर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है बेटा एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन, एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन। वैसे तो एरिया बिटवीन कर्व्स की बात होनी चाहिए, बट ये एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन है,
ये एक ही बात है, बिटवीन टू कर्व्स भी कह सकते हैं, लेकिन अब सिलेबस में टू कर्व्स के बीच में एरिया नहीं है। पैराबोला पैराबोला पहले आता था, सर्कल सर्कल आता था, सर्कल पैराबोला आता था, वो सब हटा दिए गए हैं। ठीक है ना, नहीं नहीं बोर्ड में नहीं आएगा, लाइन आएगी, लेकिन लाइन आएगी ना, तो लाइन करेंगे हम, इसीलिए तो लाइन को डिटेल में कर रहे हैं ना। हैं, छोड़ दियो, क्या हो गया, कभी कभी किस्मत भी खराब हो जाती है। आगे चलें, क्या लग जाओगे, कराने लग जाऊंगा, हाँ ऐसा होगा नहीं, सिलेबस से ही हटाया हुआ है। ठीक है, बाकी उतना मुश्किल नहीं है, इसी में समझ जाएगा कैसे करते हैं। सपोज मान लो हमारे पास कोई भी बेटा लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, और एक कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू 4a, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मान लो ये कर्व है, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है ना। अब क्या करना होता है बच्चों, इसमें ना ये नहीं पता चलता कि क्लोजिंग बाउंड्री कैसे पता चलेगी। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन से भी बात समझाऊंगा। जैसे ये दो हमें दे दिए गए, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इस लाइन का और इस कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, यहां से x या y की वैल्यू निकालते हैं लाइन की, और सेकंड वाली इक्वेशन में ले जाकर के पुट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आप वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां से x या y निकल के आ जाता है। फिर लाइन की इक्वेशन में उस x या y को पुट करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग x या y निकालते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, छोटी सी बात है, क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। निकाल लिए इंटरसेक्शन पॉइंट। जब इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए बच्चों, तो अब आप बनाएंगे कर्व एक्स ओ एक्स डैश। मैं कोई स्टेप ज्यादा लिख नहीं रहा हूं थ्योरेटिकल, ठीक है ना, और लिखो भी मत, अभी क्वेश्चन करके मैं समझा दूंगा ये बात। देखो जैसे ये हमारे पास एक कर्व बन गया, जो हमारा कर्व गिवन है, ठीक है ना, बन गया। जब आप लाइन बनाएंगे, सपोज लाइन कुछ इस तरीके से आ गई, आपने लाइन बनाई, और मान लो वो लाइन कुछ इस तरीके से आ गई, ये देखिए, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में भी फिलहाल, ऐसे आया। इसने हमसे कहा था कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड दिस पैराबोला, मतलब सिर्फ वो रीजन चाहिए जहां बस यही दोनों एज अ बाउंड्री हो, समझ गए। अब जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे, वो ये बात वेरीफाई कर देंगे कि आपने स्केच सही बनाया है या गलत बनाया है। देखो ये दो पॉइंट आएंगे, एक ये ए आ गया और एक ये बी आ गया, क्या यही दो वर्टेक्स पॉइंट है, सही है ना। वो तो उसका वर्टेक्स पॉइंट नहीं है ना, वो तो यहां से कर्व घूम रहा है, वर्टेक्स सही नहीं, सही है। अब इसके बाद एरिया बिटवीन दीज टू कर्व कौन सा होगा, देखो ये वाला होगा। अभी बिल्कुल मत लिखना, बहुत ध्यान से पहले बातों को समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आ गई, ये सीख गए तो जो बोर्ड ने कट किया है ना, वो भी बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक आ गए, क्या यही रीजन मुझे निकालना है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब ये रीजन निकालने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है कि इसका कोई फॉर्मूला बनता हो। हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, एरिया अंडर दी कर्व पढ़ा है, और इजी करने के लिए उसने हमें दो लाइनें भी दी, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दी, जिनका एरिया शेडिंग में कोई रोल नहीं है, जिनका एरिया शेडिंग में कोई रोल नहीं है। अब बात को समझते हैं, चलो ये तो निकालना है, हम समझ गए। अब जितने वर्टेक्स पॉइंट हैं, वहां से बच्चों हमें ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर। जितने वर्टेक्स पॉइंट हैं वहां से हमें ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर। देखो एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, क्या इसके अलावा है, नहीं है ना। तो आप ये समझ जाओ कि इसका मतलब जो मेन बाउंड्रीज हैं वो AC से BD तक ही हैं, AC से BD तक हैं। अब एरिया क्या होगा कि AC से BD तक दोनों ही कर्व के इंडिविजुअल एरिया निकलेंगे, लाइन को अलग से, पैराबोला को अलग से। ये सोचना पड़ेगा आपको, लाइन को अलग से, पैराबोला को अलग से। अब यहां से पैराबोला को हटाने की सोचो, पैराबोला आपको नहीं पता, समझ लो, ठीक है ना। अब क्या किया हमने,
ध्यान से देखो, रुको एक मिनट आने के लिए ये लेते हैं। ये बचा हुआ पोर्शन भी मैंने शेड कर दिया है, ध्यान दो। ये देखो, सिर्फ अगर आप सी से चलना शुरू करते हो, सी से चलना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एरिया में लाइन का एरिया ज्यादा है या पैराबोला का एरिया ज्यादा है। अंडर द कर्व आप सीख चुके हो। तो आप सपोज यहां पर खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखते हो, यहां खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखते हो, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, इसके ऊपर एक फ्लोर और बना हुआ है, बना है ना, उसके ऊपर भी एक फ्लोर बना हुआ है, तो वो छोड़ दो, दो ही समझो। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा तो मुझे सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला फ्लोर ना, सीलिंग दिखाई दे रही है ना, इससे नीचे अगर आप आओगे तो ये इसका एरिया होगा। ठीक है ना, अब इस सीलिंग को यहां से हटा दिया, अब पहुंच गए ऊपर, ऊपर पहुंच गए ना, ऊपर वाली सीलिंग देख रहे हैं, इमेजिन कर लो, ऊपर वाली देख रहे हैं ना, ऊपर से यहां तक देखना है। अब जब ऊपर वाली सीलिंग से एरिया देखोगे तो क्या इसका एरिया उसमें इंक्लूडेड होगा, है ना? तो सबसे ज्यादा एरिया कौन ले रहा है, ऊपर वाली सीलिंग ले रही है। अगर मैं यहां देखता हूं, यहां सबसे पहले मुझे पैराबोला दिखेगा, इसको हटा के सोचो फिर क्या दिखेगी, सबसे ऊपर वही है ना। अब लाइन से नीचे उतरो, लाइन का एरिया ये वाला जो भी है कलर, ब्लू कलर समझ लेते हैं, ब्लू कलर ये हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, येलो कलर हो गया। ब्लू और येलो को ऐड करोगे तो लाइन का एरिया बन के आएगा। गौरव कहां ध्यान है, ब्लू और येलो को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा ये लाइन का एरिया बनेगा। तो मुझे बताओ लाइन का एरिया ज्यादा है पैराबोला का एरिया ज्यादा है, लाइन का एरिया ज्यादा हो गया, सही है, क्लियर हो गया। अब लाइन का एरिया बड़े प्यार से निकल जाएगा कि हम गए जी C2D, लाइन का एरिया निकाल लिया, लाइन की इक्वेशन डाल करके निकाल लेंगे, सही है। उसके बाद अब जरा पैराबोला का एरिया बताओ कौन सा है, ये जो येलो रीजन है ये पैराबोला का एरिया, फिर C2D गए पैराबोला निकाल लिया। अगर लाइन में से पैराबोला माइनस कर दिया जाए तो कौन सा बचेगा, रिक्वायर्ड एरिया बचेगा, यही रिक्वायर्ड एरिया हमें चाहिए, इसी को कहते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। लेकिन अब टॉपिक का नाम बदल गया, एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन। समझ में आया, ठीक है ना। अब ये दो तरीके से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होगा, ये ऐड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्या करना है। तो अगर मुझे यहां पर रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, एक मिनट बच्चों, अगर मुझे यहां निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, तो सपोज मैं यहां लिमिट रख देता हूं A0, यहां लिमिट रख देता हूं बच्चों B0। तो आप जाएंगे A टू B, सबसे पहले आपने लिया लाइन, ठीक है, जो भी dx लगा लेते हैं क्योंकि x के थ्रू है, और फिर A टू B पैराबोला, ठीक है, A टू B पैराबोला, और ये भी हो गया dx। क्या समझ में आया सबको, समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, ओहो गड़बड़ कर दी। हमें क्या निकालना है, ब्लू पोर्शन निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। अभी समझ गए, कोई डाउट तो नहीं बच्चे, नोट तो हो जाएगा मुझे लगता है ना। अब पहले तुम लोग नोट कर लो फिर मैं चलता हूं आगे। पेज नंबर 81, ठीक है, स्टार्ट करें।
मैंने क्वेश्चन दिया हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 3 और 5 मार्क्स वाले में कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 4y is equal to 3x square and the line 3x minus 2y plus 12 is equal to 0. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अलावा लाइन आ गई तो आपको वर्किंग यही लगानी है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सबको पता ही है, x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग। उसके अलावा कौन सी फॉर्म है, y इज इक्वल टू x वाली बताई थी या कि x बताई थी और एक ये बताई थी, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इसको जितने आसान तरीके से कर लो अच्छा रहेगा। ये 2y है ना बेटा, मैं यहां बदलना ज्यादा अच्छा समझूंगा। 3x एज इट इज माइनस 2y, इसको क्या लिख सकता हूं, 2y, 2 को नीचे ले जाता हूं, यानी 3x स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको 12th क्लास के हिसाब से जितना भी जल्दी कर सकते हो सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं कि बहुत स्टेप दिखाने की जरूरत है इसमें, ठीक है ना। अब बेटा एलसीएम ले लिया 2 तो बन गया 6x माइनस 3x स्क्वायर 24 0। अभी क्या कर सकता हूं, -3 कॉमन ले सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 2x 3 8 जा 24 और कितना आ गया हमारे पास 0। सही है ना, साइन भी चेंज कर दिए साथ साथ, सबको क्लियर है। अब 3 0 के नीचे जाके 0 हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, आज क्लास नहीं है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ रहा है x माइनस 4 0, ठीक है ना। अब फैक्टर्स क्या बन गए, एक बन गया आपका x प्लस 2 x माइनस 4 0, इधर x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। तो कोऑर्डिनेट निकाल लें, दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट r, और कोऑर्डिनेट कभी इसमें पुट करके मत निकालना, हमेशा लाइन में निकालना, क्योंकि वहां कई बार डबल कोऑर्डिनेट निकलते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन अलग है। अब क्योंकि लाइन और कर्व ही आ रहे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, लाइन में तो सिंगल ही निकलेगा। तो लाइन में x को -2 डालते हैं, तो x को -2 डालूं तो कितना हो गया, -6 प्लस 12 बेटा प्लस 6 हो गया, प्लस 6 उधर जाके क्या हुआ -6 2 3 जा 6, यानी -2,3। सही है ना। दूसरा x को 4 डालूं तो 4 3 जा 12, 12 और 12 24, 24 उधर गया तो -24, 2 12 जा 24 ना, तो यानी 4,12 आ गया। सही है ना। ये लाइन के बारे में आपको पता चल, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए इन दोनों के। सही है, लाइन के पासिंग पॉइंट बच्चों निकालना चाहो निकालो, नहीं तो डायरेक्ट करते हुए ही हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। अब मुझे पता चल गया पहला कर्व कौन सा है, बता सकते हो क्या है वो कर्व, अलोंग एक्स एक्सिस, पक्का सोच लो। एक्स स्क्वायर है, वाई अकेला है, तो सपोर्ट किधर चाहिए, वाई एक्सिस। तो यानी ये पैराबोला किधर खुलने वाला है, पॉजिटिव ऑफ वाई की तरफ, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं है। ये आपने पैराबोला बना दिया। इसकी इक्वेशन भी साथ साथ लिख देते हैं, 4y इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना। अब लाइन देखो बेटा, लाइन कैसे बनानी सिखाई थी, x को रखो 0, y कितना आ जाएगा 2 6 12, x 0 तो y कितना आ रहा है +6, x 0 तो y आ रहा है +6, कहीं यहां आ जाएगा। ये कर देता हूं मैं 0,6, ठीक है ना। अब y को रखो 0 तो x कितना आ गया -4, y को रखो 0 तो x कहीं यहां आ जाएगा -4, -4,0। बच्चों क्या सही है, ठीक है ना। अब मैंने बना दी ये लाइन, लाइन के दो पासिंग पॉइंट मिल गए, अब सीधी लाइन खींचो इन दोनों को मिला के, ये देखो
ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन है हमारी 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब पता लगाओ कि क्या स्केच ठीक बना है। पहला इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा। क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में है? जरा पॉइंट चेक करो, -2, 3 बिल्कुल सही है, यानी स्केच में कोई गड़बड़ नहीं है, यानी -2, 3 ये वाला पॉइंट बेटा सही है, लग भी रहा है 4, 12। बस ये बता देता है कि स्केच सही हो रहा है। ठीक है ना, यही वहां मैंने समझाया था। अब सब क्लियर हो रही है बात, क्या क्या करना है। अब कह रहा है एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स, बताइए कौन सा एरिया होगा। क्या ये एरिया होगा पूरा इन दोनों के बीच में। अब इसे निकालने के लिए मेथड क्या लगाना पड़ेगा, हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे परपेंडिकुलर्स, है ना, हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे परपेंडिकुलर्स। एक परपेंडिकुलर ये जा रहा है, एक परपेंडिकुलर ये जा रहा है, दो ही वर्टेक्स है ना, किधर की तरफ चल रहा हूं, एक्स की तरफ। ठीक है, अब मैं यहां वाई की तरफ क्यों नहीं प्रेफर करूंगा, जरा ध्यान दो। वाई की तरफ मैं क्यों प्रेफर करूं, देखो आधा तो वाई के लेफ्ट है, आधा वाई के राइट में है, तो इतने पंगे लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। समझ गए। तो हमें अगर एक तरफ मिल रहा है कि एक ही तरफ है वो वैल्यू, तो हम उसी तरफ जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारे पास, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। सी के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, सी के कोऑर्डिनेट -2, 0 x 2, 3 है बी का कोऑर्डिनेट। डी के कोऑर्डिनेट 4, 0। एरिया किसका ज्यादा है, अब तो शेड करने की जरूरत नहीं है। एरिया किसका ज्यादा है, लाइन का। अगर एक्स एक्सिस से देखना शुरू करो तो लाइन में से पैराबोला हटाना है। बात सही है इशिका, क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन। रिक्वायर्ड एरिया हम लिमिट लेके गए बेटा -4 से, सॉरी -2 से 4, -2 to 4 चले गए। सबसे पहले क्या आएगी, लाइन, कौन सी फॉर्म में आएगी, y dx। अच्छा बहुत कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लो, y लाइन dx, कोई नंबर नहीं काटेगा, -2 से 4 y पैराबोला dx। ठीक है ना। अब y लाइन की इक्वेशन, कन्वर्ट ऑल y इन टर्म्स ऑफ x, कन्वर्ट करो। y को ले गए राइट पे, ये आ गया हमारा 3x + 12/2। चेक कर बेटा, 3x + 12/2 dx -2 to 4। ठीक है, -2 to 4। अब किस पे जाएंगे, 3x² 4। अब इसे कर डालो आप इंटीग्रेट, कर लोगे, आंसर निकाल के दो।